हेलो गाइज। तो जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि बजट आ चुका है और आपको ये पीडीएफ मिल चुका होगा। ठीक है, आपको क्या पीडीएफ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आपको कि आप पीडीएफ नहीं पढ़े होंगे। 100% मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आइए वीडियो देख लीजिए आप। ठीक है, पीडीएफ नहीं पढ़े होंगे, वीडियो देख लीजिए। आपको मैं कंसाइज में बता दूंगा, जहां से एग्जाम ओरिएंटेड में बताऊंगा, मतलब जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं वही चीज आपको बताऊंगा। ठीक है, पूरा बजट आपको नहीं पढ़ना है, वनडे एग्जाम के लिए पूरा बजट नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अगर कुछ हम बात कर लेते हैं कि बजट रिलेटेड कुछ फैक्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो अगर पूछा जाए कि पहली बार बजट भारत के लिए पहली बार बजट कब पेश किया गया था, तो यह पेश किया गया था 1860 में। ठीक है, 1860 में। ठीक है, 1860 कौन किए थे? जेम्स विल्सन। ठीक है, जेम्स विल्सन ने किया था पहली बार। ठीक है, जेम्स विल्सन पहली बार बजट पेश किए थे 1860 में। और उस समय बताया गया था कि जो भारत की, जो इंडिया की जो इनकम थी, मतलब उसमें कि कितने लगा टैक्स कब तक, अगर आप 200 रुपया, 200 रुपया, जब उस समय 1860 की मैं बात कर रहा, अगर 200 रुपया से 200 रुपीज से अगर आप कम कमाते हैं ईयरली बेसिस पे, तो आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये कब की बात कही गई? अब जब जेम्स विल्सन, ठीक है, अगर आजाद भारत का 1947 में जब बजट पेश किया, कौन किए थे? आर.के. सनमुखम चेट्टी। ठीक है, आर.के. सनमुखम चेट्टी। ठीक है, ये भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। इसलिए अगर पूछे गणतंत्र भारत का पहला, गणतंत्र भारत का पहला बजट कौन पेश किया था? तो जॉन मथाई। ध्यान रखेंगे, जॉन मथाई। ठीक है, सबसे ज्यादा बजट कौन पेश किया गया है? तो मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। ठीक है, सबसे ज्यादा बार मोरारजी देसाई को, कितनी बार? 10 बार, 10 टाइम्स। ठीक है, निर्मला अभी कौन पेश किए 2 फरवरी को? एक किए निर्मला सीतारमन। ठीक है, निर्मला सीतारमन कितनी बार, कौन सा था? तो टोटल 8 बार, ये भी याद रखेंगे, निर्मला सीतारमन। ठीक है, कितनी बार? 8 बार। 7 बजट, फुल प्लस एक इंटेरिम बजट, एक इंटेरिम बजट, जो कि 2024 में पेश किया गया था, नई 18वीं लोकसभा के चुनाव के पहले। ठीक है, तो ये हो गया बजट रिलेटेड फैक्ट। सबसे लंबा बजट कब पेश किया गया? तो 2020 में पेश किया गया था निर्मला। लॉन्गेस्ट बजट पूछा जाए कि 2 घंटा कितना था? 2 hours 42 मिनट का। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट बजट जो है 2 hours 42 मिनट का है। और ये भी पेश किए थे निर्मला सीतारमन जी के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ हो गया, बजट रिलेटेड फैक्ट हो गया। ठीक है, तो आइए, अब बजट आ चुका है, तो आइए देख लेते हैं उस पर क्या क्या फैक्ट है, क्या क्या आपके जानने के लिए क्या क्या चीजें उसमें है। ठीक है, ठीक है, चलिए देख लेते हैं जर्नी ऑफ डेवलपमेंट। तो इस बार जो बजट पेश हुआ उसके 4 इंजन है। उसके कितने हैं? 4 इंजन। ठीक है, 4 इंजन ऑफ बजट कौन कौन है? एक तो हो गया आपका एग्रीकल्चर। ठीक है, इसको याद रखेंगे, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है, थर्ड हो गया इन्वेस्टमेंट, और फोर्थ हो गया आपका एक्सपोर्ट। तो ये 4 इंजन है इंडियन इकोनॉमी के, 4 इंजन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ठीक है, अब क्या है? अब है एस्पिरेशन फॉर विकसित भारत। विकसित भारत की क्या क्या कामनाएं हैं? ठीक है, तो क्या है? एक तो गया एक्सेलरेटेड ग्रोथ हो गया आपका, सिक्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, एक्सेलरेटेड ग्रोथ मतलब कि आपको कितना ग्रो करना है, कैसे इंडिया ग्रो करेगा, इंडियन इकोनॉमी इंडिया का कैसे ग्रो करेगी। ठीक है, सिक्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट।
ठीक है। उसके बाद इनहांस स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडिया, राइजिंग मिडिल क्लास, मतलब मिडिल क्लास के इनकम को, मिडिल क्लास की कैसे ऊपर अपलिफ्ट करना है, ठीक है। इनवाइगोरेट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को कैसे अपलिफ्ट करना है, अपलिफ्ट हाउस होल्ड सेंटिमेंट, ठीक है। हाउस होल्ड सेंटिमेंट को मतलब जो जितने भी कामकाजी लोग हैं उनके सेंटिमेंट क्या करना है, अपलिफ्ट करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एस्पिरेशन फॉर विकसित भारत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, अब एक एक करके ये 4 इंजन क्या बताया आपको, ये 4, अब एक एक करके इस इंजन के बारे में, सबसे एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, अब एक एक करके इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं क्या है एग्रीकल्चर के बारे में। क्या है, प्राइम मिनिस्टर, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, किस लिए, इसमें प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना 100 डिस्ट्रिक्ट एंड मतलब इसमें कितना करें, 100 डिस्ट्रिक्ट कवर किया जाएगा और 1.7 करोड़ फार्मर इसको इसमें फायदा मिलेगा, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ठीक है। नेक्स्ट है केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, सबसे पहले लॉन्च कब हुआ ये, तो ये लॉन्च हुआ था 1998 में, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड, इससे क्या होगा, फैसिलिटेट शॉर्ट टर्म लोन फॉर 7.7 करोड़ फार्मर्स एंड फिशरमैन एंड डेयरी फार्मर विथ इनहांस्ड लोन अप टू 5 लाख। पहले ये लोन था 3 लाख, याद रखेंगे, पहले ये लोन 3 लाख था, अब इसको 5 लाख कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मिशन फॉर कॉटन इंडस्ट्री प्रोडक्टिविटी, ठीक है, 5 ईयर मिशन टू फैसिलिटेट इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉटन, मतलब कॉटन प्रोडक्टिविटी को इन्वाइगोरेट करना है, कॉटन प्रोडक्टिविटी को क्या करना है, प्रमोट करना है, ठीक है। नेक्स्ट नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, ठीक है, नेशनल मिशन फॉर हाई यील्डिंग सीड। उसके बाद हो गया मतलब उच्चतम क्वालिटी का उनका क्या करना है, बीज को डेवलप करना है, ठीक है। उसके बाद मखाना बोर्ड, कहां बनेगा, मखाना बोर्ड बनेगा बिहार में, ठीक है। उसके बाद आत्मनिर्भर इन पल्सेस, पल्स में आत्मनिर्भर बनना है, कौन कौन, अब इसमें 6 साल के लिए मिशन कितना है, 6 साल के लिए, और इसमें 6 साल के लिए ये पल्स है, ठीक है। और इसमें कौन कौन सा होगा, इसमें होगा आपका 3 दाल है, तूर, उड़द और मसूर, ठीक है। इसमें कौन कौन है, मतलब तूर, उड़द और मसूर, इसमें 3 दालें हैं जिसको 6 साल के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। उसके बाद इंडिया पोस्ट एज कैटलिस्ट फॉर रूरल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए इंडिया पोस्ट को क्या करना है, हर एक गांव तक इंडिया पोस्ट को ओपन करना है, ठीक है। इंडियन पोस्ट मतलब भारतीय डाक को हर एक गांव तक पहुंचाना है, ठीक है, रूरल इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट डेवलपमेंट मेजर फोकसिंग ऑन गरीब यूथ, ठीक है। अब आए एमएसएमई, एमएसएमई का क्या हुआ है, ध्यान रखेंगे, एमएसएमई क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेज, क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो एंटरप्राइज। अभी तक क्या था कि अभी तक मिलता था, किसान को मिलता था, लेकिन अब माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए भी क्रेडिट कार्ड इशू किए जाएंगे, ठीक है। क्या होगा इसमें, 5 लाख कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड विद 5 लाख लिमिट, इसमें कितना होगा, 5 लाख लिमिट टू माइक्रो एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड ऑन उद्यम पोर्टल, मतलब अगर आप उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड करवाते हैं, ठीक है, अपना मतलब जो भी आपका माइक्रो एंटरप्राइज जो भी एमएसएमई है, वो अगर उद्यम, उसके लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है उद्यम पोर्टल, तो उद्यम पोर्टल पे आप अपने रजिस्टर करेंगे तो आपको 5 लाख तक के क्या मिलेगा, क्रेडिट कार्ड मिलेगा, और इन द फर्स्ट ईयर 10 लाख सच कार्ड्स विल बी इशू, और पहले साल जो है इसमें 10 लाख कार्ड इशू किए जाएंगे, ठीक है। स्कीम फॉर द फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, पहले अब अगर आप पहली बार कोई इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या व्यवस्था है, 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स इंक्लूडिंग वुमेन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ए न्यू स्कीम टू बी लॉन्च टू प्रोवाइड टर्म अप टू 2 करोड़ ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर, मतलब अगर अगले 5 साल के लिए आपको 2 करोड़ का लोन पास किया जाएगा, ठीक है, किसके लिए, फॉर 5 लाख फर्स्ट टाइम, पहली बार इंटरप्रेन्योर, जो पहली बार आपके
जो पहली इंडस्ट्री लगा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग मिशन विद द मैंडेट टू फोकस ऑन, ठीक है, इसमें काम का चीज नहीं है आपका, ठीक है। और क्या है, हाँ यहां देख लेते हैं, अब यहां पे कौन कौन से सेक्टर को प्रमोट किया जाएगा ये देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या है, फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर फुटवियर, ठीक है, फुटवियर लेदर सेक्टर को क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, जिसमें 22 लाख पर्सन को डायरेक्ट जॉब मिलेगा और टोटल टर्नओवर कितना होगा, 4 लाख करोड़ का टर्नओवर होगा, ठीक है। टॉयज सेक्टर को अभी क्या होता है कि अभी टॉयज सेक्टर में कौन लीड करता है, आपको पता है चाइना लीड करता है, लेकिन टॉयज सेक्टर में इंडिपेंडेंट होने के लिए टॉयज सेक्टर को भी लॉन्च किया गया है, ठीक है। सपोर्ट फॉर फूड प्रोसेसिंग के लिए भी इसको भी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजी, ध्यान रखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इन बिहार, कहां सेटअप होगा, ये बिहार में सेटअप होगा, ठीक है। इस बार जो पूरा बजट आया, उस बजट में किसी भी स्पेसिफिक स्टेट को मेंशन नहीं किया गया, लेकिन बिहार को मेंशन किया गया। अब आपको पता है कि बिहार को क्यों मेंशन किया गया है, ठीक है, तो मैं आगे नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अब क्या है, सिग्निफिकेंट इनहांसमेंट ऑफ क्रेडिटेबिलिटी, या अब हाँ ये काम का ये है आपका कि माइक्रो एमएसएमई का जो डेफिनेशन है वो क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, ठीक है। तो रिवीजन इन क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर एमएसएमई, ठीक है, माइक्रो इंटरप्राइजेज, स्मॉल इंटरप्राइजेज और मीडियम इंटरप्राइजेज। इन्वेस्टमेंट देखते हैं, पहले माइक्रो अगर 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था मिनिमम, माइक्रो इंटरप्राइज में पहले इन्वेस्टमेंट कितना था, 1 करोड़ का था, लेकिन अब कितना हो गया है, 2.5 का हो गया। स्मॉल में पहले 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, अब कितना है, 25 करोड़ का हो चुका है, ठीक है। मीडियम में कितना है, 50 था पहले, 50 करोड़ था, अब हो चुका है 125 करोड़। अगर टर्नओवर की ये था इन्वेस्टमेंट, अगर टर्नओवर की बात करें तो करंट में था कितना, अभी कितना है करंट, लेकिन रिवाइज अब कितना हो गया, ये हो गया 10 करोड़, ठीक है। 50 से यहां 100 हो गया और यहां 250 से यहां 500 हो गया, ठीक है। तो ये एमएसएमई के जो टारगेट है उसको क्या किया गया, इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, है इन्वेस्टिंग इन पीपल इकोनॉमी एंड इनोवेशन, ठीक है। सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2, ठीक है, सक्षम आंगनबाड़ी को और पोषण और सशक्त बनाना है। एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी इन आईआईटी, ठीक है, आईआईटी में जो स्ट्रेंथ है उसको क्या करना है, इंक्रीज करना है। डे केयर कैंसर सेंटर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहां पे कैंसर सेंटर बनाए जाएंगे। उसके बाद भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, हाँ ये स्कीम याद रखेंगे, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, मतलब अब आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल जो 8 शेड्यूल है उसमें नेशनल लैंग्वेज कितने हैं, 22 हैं। तो आपके हर एक भाषा में आपके लिए बुक जो है डिजिटली फॉर्म में अवेलेबल होंगे, ठीक है, ये कहता है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। चलिए नेक्स्ट, 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग, 5 नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ स्किलिंग टू बी सेटअप, ठीक है। 5 नेशनल सेंटर ऑफ स्किलिंग फॉर क्या सेटअप किया जाएगा, सेटअप कहां किया जाएगा अभी डिसाइड नहीं हुआ है, ठीक है। अटल टिंकरिंग लैब, इसका किसका होता है, ये नीति आयोग का है, ध्यान रखेंगे, किसका कॉन्सेप्ट है, ये नीति आयोग का है, नीति आयोग, ठीक है। अटल टिंकरिंग लैब कितना, 50,000 लैब टू बी सेटअप इन गवर्नमेंट स्कूल इन नेक्स्ट 5 ईयर, मतलब अगले 5 साल के लिए में 50,000 टिंकरिंग लैब स्टैब्लिश किए जाएंगे, ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर, अब क्या, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन, मतलब एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के थ्रू बढ़ावा देने के लिए कितना हो जाएगा, 500 करोड़, ठीक है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मतलब गांव तक आपके जो है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, मतलब इंटरनेट चलाने के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी स्टैब्लिश किए जाएंगे, ठीक है। ऑल गवर्नमेंट स्कूल, सारे गवर्नमेंट स्कूल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, ठीक है, मेडिकल एजुकेशन में एक्सपेंड किया गया है भैया।
तो 10,000 एडिशनल सीट मतलब 10,000 एडिशनल सीट विथ गोल ऑफ एडिंग 7,500 सीट्स इन नेक्स्ट 5 मतलब अगले 5 साल में 75,000 सीट को इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है। पीएम स्वनिधि विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जाम, क्योंकि एक गवर्नमेंट स्कीम है। ठीक है। पीएम स्वनिधि इसका मतलब होता है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया था 2020 में। ध्यान रखेंगे, इसको लॉन्च हुआ था 2020 में। इसमें होता पहले क्या है, इसमें होता जितने भी स्ट्रीट वेंडर मतलब स्ट्रीट वेंडर हैं उनको 10,000 रुपए का लोन दिया जाता है। कितना का? 10,000 रुपए का लोन दिया जाता है स्ट्रीट वेंडर मतलब स्ट्रीट पे वेंडर लगाने के लिए, वेंडिंग करने के लिए। ठीक है। 10,000 रुपए का लोन दिया जाता है। अगर आप इसको समय पे चुका देते हैं तो 7% आपको सब्सिडी भी दी जाएगी। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा भी गया है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें सुधार किया गया है। टू बी रिवाइंड विद इनहांस लोन, इसमें क्या किया गया है, लोन का जो 10,000 अमाउंट था उसको क्या किया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है। यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड एंड कैपेसिटी, और यूपीआई लिंक्ड होगा ये, और कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट करने के लिए। तो ये हो गया आपका पीएम स्वनिधि। आगे क्या है, वेलफेयर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर। ठीक है। चलिए आगे, इन्वेस्टिंग इन पीपल इकोनॉमी एंड इनोवेशन। अब क्या है, सपोर्ट टू स्टेट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहां क्या है कि यहां इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब विथ एन आउटलेट 1.5 लाख करोड़ 50 साल मतलब ये 1.5 लाख करोड़ जो है स्टेट को फंड दिए जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, और उसको चुकाना कितना है, 50 साल के अंदर चुकाना है, और उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है। तो आपको इंटरेस्ट फ्री 50 साल के अंदर लेकिन चुका देना है। ठीक है। जल जीवन मिशन, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, हर घर तक हर एक गांव के हर एक घर तक टैप वाटर, नल का जल पहुंचाना इसका मिशन है। ठीक है। तो जल जीवन मिशन, अब इसको अभी इसका क्या है, इसका जो टाइम है इसको बढ़ा दिया गया है, 2028 कर दिया गया है इसका, मतलब 100% कवरेज हो जाएगा 2028 तक। ठीक है। पावर सेक्टर रिफॉर्म हो गया 5%। नेक्स्ट क्या है, एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 2025 से 30। सब आपको नहीं लिखना है, सब आपको याद नहीं कर, जो आपका मैं काम के लायक है मैं वही बता रहा। ठीक है। एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 2025-30। ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा कि अगले 2025 से 30 तक गवर्नमेंट जो है कुछ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को क्या करेगी, सेल करेगी, जिसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है। और उससे 10 लाख करोड़ रुपया जनरेट किया जाएगा। ठीक है। अर्बन चैलेंज फंड, 1 लाख करोड़ रुपया दिया गया अर्बन चैलेंज फंड के लिए। किस लिए, क्रिएटिव रीडेवलपमेंट सिटीज एंड वाटर सैनिटेशन। ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट फंड। नेक्स्ट, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड मतलब समुद्री एरिया को क्या करना है, विकसित करना है, उसके लिए फंड दिया गया है। कितना, 25,000 करोड़, और जिसमें कंट्रीब्यूशन 49% जो होगा वो गवर्नमेंट का होगा। ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत, ये क्या है, इसमें सिविल लाइबिलिटी। ठीक है। इसमें क्या होगा कि अमेंडमेंट टू एटॉमिक एनर्जी एक्ट एंड सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट विल बी टेकन अप फॉर एक्टिव पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, उड़ान। अगर उड़े, ये स्कीम पहले भी सुन चुके होंगे। जब इसका मतलब क्या होता है, उड़ान का मतलब होता है उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक। हालांकि उड़ नहीं रहा है ये, लेकिन आप कल का फेयर जाके चेक कर लीजिएगा कि आम नागरिक उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। कल फेयर जाके चेक कर लीजिएगा आप अपने फोन पे। ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कि आम नागरिक उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। रीजनल कनेक्टिविटी टू 120 न्यू डेस्टिनेशन। 120 न्यू डेस्टिनेशन मतलब 120 न्यू डेस्टिनेशन को उड़े देश के आम नागरिक से क्या किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है स्वामी फंड, ये हाउसिंग के लिए है। ठीक है। ये किसके लिए है, हाउसिंग के लिए है। ठीक है।
और इसमें क्या हो जाए 15,000 करोड़ दिया गया है फॉर एक्सपेडिशन कंप्लीशन ऑफ 1 लाख ड्वेलिंग यूनिट, जिसमें 1 लाख जो है घर बनाए जाएंगे और उसके लिए दिया गया है 15,000 रुपए खर्च किए जाएंगे, 15,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। ठीक है। फ्यूचर नीड्स ऑफ बिहार, बोला कि बिहार इस बार का सबसे बड़ा मतलब स्पेसिफिक रूप से बिहार को इसमें मेंशन किया गया है इस वाले बजट में। एक तो क्या मखाना बोर्ड बन जाएगा, ठीक है, नेशनल फूड टेक्नोलॉजी बन जाएगा बिहार में, और क्या है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, ठीक है, और फाइनेंस सपोर्ट फॉर द वेस्टर्न कोसी कैनाल ERBI इन्वायरमेंट रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट यहां पे शुरू किए जाएंगे बिहार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्टिंग इन पीपल इकोनॉमी एंड इनोवेशन। यहां कहां हो जाएगा PM रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, अगर कोई रिसर्च करता है तो उसको जो है टू प्रोवाइड 10,000 मतलब 10,000 रुपया। अगर आप IIT या फिर IISc बेंगलोर से आप अगर PhD करते हैं, किसी थेसिस पे रिसर्च करते हैं, तो आपको 10,000 रुपए का आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन कितना दिया गया इसके लिए 20,000 करोड़। ठीक है, और जीन बैंक फॉर क्रॉप जर्म प्लाज्म सेकेंड जीन विद द 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइन्स टू बी सेटअप, मतलब 10 लाख जर्म प्लाज्म जो है वो सेटअप किया जाएगा। नेशनल जियो स्पेशियल मिशन, अब क्या है नेशनल जियो स्पेशियल मिशन टू डेवलप फाउंडेशनल जियो स्पेशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेटा यूजिंग PM गति शक्ति फैसिलिटेशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, मतलब लैंड का रिकॉर्ड किया, लैंड को मतलब प्रॉपर प्लानिंग के साथ, मतलब अर्बन डेवलपमेंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए प्लान किया जाएगा, और उस प्लानिंग कैसे होगा नेशनल जियो स्पेशियल मिशन के द्वारा। ठीक है, और ज्ञान भारतम मिशन, ज्ञान भारतम मिशन क्या होगा डॉक्यूमेंटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, किसके लिए होगा ये मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब जो हाथ से लिखे हुए चीजें हैं ना उसको क्या करेंगे मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब 1 लाख से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट को प्रिजर्व करने के लिए ये लॉन्च किया गया है ज्ञान भारतम मिशन। ठीक है, हाँ, अब क्या है, अब आता है प्रमोटिंग एक्सपोर्ट के में। एक्सपोर्ट में क्या है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन विद सेक्टोरल एंड मिनिस्ट्रियल टारगेट टू फैसिलिटेट इजी एक्सेस टू एक्सपोर्ट, इजी एक्सेस टू क्रेडिट क्रॉस बॉर्डर, मतलब क्रॉस बॉर्डर में जो भी अगर आप कोई सामान को एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके जो एंट्री वगैरह होने में थोड़ा समस्या होता है, उसको क्या किया जाएगा फैसिलिटेट किया जाएगा, मतलब उसको सरल बनाया जाएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन में भारत नेट क्या है, भारत नेट है आपका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत ट्रेड नेट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन, किस लिए है ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंसिंग सॉल्यूशन। ठीक है, ट्रेड के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन का कागज का जो कागजी कार्रवाई वगैरह होता है वो यहां पे होगा भारत ट्रेड नेट पोर्टल पे। ठीक है, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर GCC, ठीक है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एयर कार्गो, ये सब कोई काम का नहीं है आपका। चलिए आगे पढ़ते हैं, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर, हाँ ये है आपके काम का है ग्रामीण क्रेडिट स्कोर। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर किया जाएगा कि फ्रेमवर्क टू सर्व द क्रेडिट, मतलब ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब रूरल एरिया में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनको इंपावर करने के ग्रामीण क्रेडिट कार्ड क्रेडिट स्कोर इशू किए जाएंगे। ठीक है, यह है आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए नेफिड, नेशनल बैंकिंग फॉर फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट के लिए एक के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करेगा, ये जैसे म्युनिसिपल बॉन्ड वगैरह जो होता है ना वो इशू करेंगे। ठीक है, रिवैम्प्ड सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री, सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री टू बी रोल्ड आउट इन 2000, मतलब कि नो योर कस्टमर रजिस्ट्री हो जाएगा, रोल्ड आउट किया जाएगा 2025 में। ठीक है, उसके बाद रेशनलाइजेशन ऑफ रिक्वायरमेंट एंड प्रोसेस स्पीडी अप्रूवल ऑफ कंपनी मर्जर, ये सब कोई आपके
काम का नहीं है, हाँ ये काम का है आपका। ये पूछा जा सकता है आपसे कि एफडीआई लिमिट जो है वो क्या कर दिया गया है इंश्योरेंस सेक्टर में। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई लिमिट को 74% से बढ़ा करके 100% कर दिया गया है, ठीक है। एफडीआई लिमिट 74% से क्या कर दिया गया 100% कर दिया गया, ठीक है। अब आ गया टैक्स रिफॉर्म, ठीक है। टैक्स रिफॉर्म चलिए, हाँ अब आते हैं, ठीक है, जिसपे सारे लोगों की निगाहें थी और इसी पे सारे लोगों की निगाहें थी, डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल क्या है कि पर्सनल इनकम टैक्स रिफॉर्म विथ स्पेशल फोकस ऑन द मिडिल क्लास, ठीक है। तो देखो अगर आप 12 लाख 12 लाख तक अप टू 12 लाख अप टू 12 लाख तक आप ईयरली बेसिस पे अगर अर्न करते हैं तो आप पे कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। लेकिन जैसे ही 12 लाख से ऊपर 12 लाख से आपका जो 12 लाख से ऊपर हो जाता है आपका, मान लिया 12.5 लाख हो गया 13 लाख हो गया, तब ये टैक्स प्रपोजल है, तब ये टैक्स लगाए जाएंगे। मतलब तब ये लगाया जाएगा 0 से 4% नील होगा, 4 से 8 5%, 8 से 12 10%, 12 से 16 15%, 16 से 20 20%, 20 से 24 25% और 24 से ज्यादा है तो आपको 30% तक टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। इसी पे सारे लोगों की निगाहें थी। तो ये बहुत बड़ा राहत है जो डेली 12 जिनका कम इनकम 12 लाख से कम है, ठीक है। ठीक है। अब रुपीज कम्स फ्रॉम, ये भी रुपीज कहां, अब देखो मैं यहां चीज बता रहा हूं। बजट क्या होता है, बजट बजट होता है टोटल एक्सपेंडिचर इंडिया इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के संदर्भ में बता रहा हूं आपको कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम, ठीक है। टोटल इनकम ये होता है बजट। ये बजट का फॉर्मूला है, टोटल कितना आपने खर्च किया और कितना आप अर्न करेंगे, ठीक है। जैसे अपना घर को ही ले लो आप, कि अगर आप मान लिए जाए कमा रहे हैं 1 लाख रुपया, ठीक है, कमा रहे हैं 1 लाख रुपया और खर्च कर रहे हैं आप 1,10,000, मतलब आप 10 लाख रुपया क्या है आपका, 10 लाख रुपया क्या 10,000 का क्या है लॉस है, मतलब उसको बोलते हैं बजट डेफिसिट, ठीक है। तो ये हो गया आपका बजट डेफिसिट, ठीक है। तो बजट डेफिसिट क्या होता है, भारत का बजट जो है क्या होता है डेफिसिट में चलता है, क्योंकि खर्च हमारा ज्यादा है और इनकम कम है, इसीलिए बजट डेफिसिट होता है ये, ठीक है। तो अब पैसा कहां कहां से, रुपीज कम फ्रॉम, पैसा कहां कहां से आएगा अगले 25 से, बजट कितना था 2025 और 26 के बीच का बजट है नहीं है, मतलब अब 25-26 के बीच जो है ये पैसा कहां कहां से सरकार को आएगा, ठीक है। तो देखिए परसेंटेज सबसे ज्यादा परसेंट कहां से आएगा, बोरोइंग से आएगा, ठीक है। बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज 24%, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो पैसा आएगा और इसी को बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट, इसी को बोलते हैं क्या, ध्यान रखेंगे, कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। मतलब सरकार लोन लेकर के आपके इकोनॉमी को रन करेगी, मतलब बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी से आएगा 20%, मतलब सबसे ज्यादा पैसा कहां से आएगा, तो सरकार कर्ज लेगी वहां से पैसा सबसे ज्यादा आएगा। और इसी को क्या बोलते हैं, ये जो टूल है बोरोइंग अदर लायबिलिटी किसका टूल है, तो ये टूल है कैपिटल रिसिप्ट का टूल है, ठीक है। अब बात करते हैं उसके बाद कहां से आएगा, उसके बाद आएगा इनकम टैक्स, ठीक है। उसके बाद आएगा इनकम टैक्स से 22%, कितना आएगा 22%, और इसको क्या बोलेंगे, इसको इनकम टैक्स जो है उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, ये हो गया आपका रेवेन्यू रिसिप्ट,
रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। तो टैक्स, नॉन टैक्स, टैक्स रेवेन्यू, जितने भी गवर्नमेंट, इनडायरेक्ट टैक्स और टैक्स, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स और टैक्स के रूप में जो गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। तो ये हो गया आपका रेवेन्यू रिसिप्ट का टूल हो गया, ठीक है। एक्साइज पे उसके बाद कहां आएगा, उसके बाद जीएसटी से आएगा, ठीक है, जीएसटी भी आपका रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। उसके बाद कहां से आएगा, उसके बाद आएगा कॉर्पोरेशन टैक्स, ये भी आपका रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद 17%। तो आपको ऐसे याद रखना है, दरअसल बोरोइंग से 24 हो गया, इनकम टैक्स से 22% हो गया, और यूनियन एक्साइज ड्यूटी से आपका 5% हो जाएगा, जीएसटी से 18% और कॉर्पोरेशन टैक्स से 17%। तो सबसे बड़ा सोर्स क्या हो गया आपका, सबसे बड़ा सोर्स हो गया बोरोइंग, उसके बाद इनकम टैक्स, उसके बाद जीएसटी, उसके बाद कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये चार आप याद रखेंगे। ये आपको हो सकता है कि आपको सीक्वेंस बनाने के लिए आपसे पूछ लिया जा सकता है कि सीक्वेंस में बताइए कि सबसे ज्यादा टैक्स कहां से आएगा, फिर कहां से आएगा, तो आपको ऐसे याद रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया रुपी कम श्रम, मतलब यहां सरकार को पैसा आएगा, ठीक है। अब सरकार को पैसा कहां कहां खर्च करेगा, अब ये देख लेते हैं। ठीक है, अब कहां कहां सरकार पैसा खर्च करेगी, ठीक है। रूबी गोज टू, अब कहां कहां ये जो पैसा आया अभी जाएगा कहां कहां, ठीक है। तो सबसे पहले ये कहां जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट में जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट में जाएगा 20%, मतलब जो सरकार अगर लोन ली है तो उसका ब्याज भी चुकाएगी, ठीक है। तो उसके ब्याज चुकाने में सरकार को 20% जाएगा, मतलब सरकार जहां से लोन ली है तो उसको चुकाएगी भी, तो उसको चुकाने में इंटरेस्ट पेमेंट जो है 20% जाएगा आपको उस लोन को चुकाने में, ठीक है। पेंशन 4%, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट के बाद कहा जाएगा स्टेट, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है स्टेट शेयर, ठीक है। स्टेट शेयर को जाएगा कितना, 22%, मतलब स्टेट को जो जाएगा, जितना सरकार टैक्स ली है वो सरकार क्या करेगी, स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करती है स्टेट में, सारे स्टेट में, तो सारे स्टेट को जाएगा 22%। उसके बाद जाएगा इंटरेस्ट पेमेंट 20%, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद कहां जाएगा, उसके बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम पे जाएगा, जितने भी गवर्नमेंट स्कीम वगैरह लॉन्च करती है वहां जाएगा आपको 16%, ठीक है। %16 हो जाएगा। उसके बाद कहा जाएगा डिफेंस पे जाएगा कितना, 8%। मेजर सब्सिडी पे जाएगा 6%, ठीक है। और उसके बाद हो गया, तो सबसे बड़ा कौन जाएगा, सबसे बड़ा स्टेट शेयर हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट हो गया 20%। उसके बाद कहां हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा गवर्नमेंट स्कीम, मतलब आपको सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है, इसमें 16%। तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। और इसको जो बोलते हैं, ये जो क्या होता है, ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये सब किसका एग्जांपल है, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, गवर्नमेंट स्कीम हो गया, ठीक है, या फिर आपको सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गया। मतलब इस पे क्या, इसको बोलते हैं, इसको, इसके लिए टर्म है, इसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं इसको। आपको मैं बता दिया कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट बता दिया। अब है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जहां पे सरकार बार बार खर्च करती है, ठीक है। मतलब ये अगर ये निगेटिव सेंस में होता है, मतलब अब डिफेंस पे है तो ऐसा तो नहीं कि डिफेंस पे एक बार खर्च किया फिर दोबारा खर्च नहीं करेगी, अगले साल फिर खर्च करेगी, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट लोन बार बार चुकाएगी गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट शेयर, स्टेट को शेयर जाएगा, हर साल जाएगा 22%, ठीक है, हर साल जाएगा। तो ये सब क्या है, सरकार बार बार खर्च कर रही है, तो जो चीज जहां पे बार बार सरकार खर्च करती है उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। चलिए, अब कैपिटल, इससे रिलेटेड एक और टर्म है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में डेवलपमेंट होता है। अगर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निगेटिव सेंस में, यहां पे क्या होती है, सरकार का पैसा सारा इसी में खर्च हो जा रहा है, तो आप नया डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि ये, तो इसीलिए ये क्या होता है, ये निगेटिव सेंस में होता है। अगर ये लगातार आपका बढ़ रहा है, इसका मतलब आपकी कंट्री जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाली, आपकी कंट्री की इकोनॉमी
मतलब आपकी कंट्री की जो इकोनॉमी होगी वो क्राइसिस में जाने वाली है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे नया चीज डेवलप नहीं हो रहा है, एक चीज आप गौर करना कि यहाँ पे कुछ नया डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो नया डेवलपमेंट किसमें होगा, ठीक है, ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, डेवलपमेंट का काम होता है, नया काम होता है, ठीक है। जैसे कि हाईवे बनाना नया काम हुआ, ठीक है, उससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। एयरपोर्ट बनाना, ठीक है, तो ये सब क्या होगा, ये सब हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब एयरपोर्ट बनाने पे सरकार खर्च कर रही है या फिर हाईवे बनाने पे सरकार खर्च कर रही है, तो ये सब हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो आई होप, तो ये जब भी चार टूल, ठीक है, जब भी बजट आता है तो चार टूल सर्कुलेट होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको सारा मैं बता दिया एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। चलिए अब क्या है, यही देखो, यही लिखा हुआ है जो मैं बताया आपको, यही यहां पे लिखा हुआ है, देखो क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। अब रेवेन्यू रिसिप्ट क्या हो रहा है, देखो रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट। अब ये फायदा ये है इसमें कि ये देखो रेवेन्यू रिसिप्ट, हालांकि ये मेरा बढ़ना चाहिए, ये बढ़ना चाहिए, ये क्या होता है, ये होता है पॉजिटिव। अगर लगातार बढ़ रहा है आपका, इसका मतलब आपका कंट्री दिन ब दिन ग्रो कर रहा है। अगर ये लगातार बढ़ रहा है, इसका मतलब आपकी कंट्री जो है इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाली है कंट्री में, ठीक है। क्योंकि ये अब देखो यहां से देखो, ये बढ़ना चाहिए तो ये बढ़ भी रहा है। पहले कितना था, 23-24 के बीच 27.3 था, लेकिन अब 25-26 के बीच कहां है, 34.2 है। तो ये आपका पॉजिटिव में है, मतलब ये आपका गुड साइन है इंडियन इकोनॉमी के लिए, ठीक है। कैपिटल स्पीड की बात करें तो देखो ये घटना चाहिए, ये लगातार अगर घट रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ये अगर बढ़ रहा है तो दिक्कत है, अगर लेकिन अगर घट रहा है तो बहुत अच्छी बात है। पहले कितना था, 17.1 था, लेकिन अब कितना हो चुका है, 16.4 हो चुका है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा ही घट रहा है लेकिन घट रहा है, ये भी अच्छा एक साइन है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो आपको बताइए दिया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, 34.9। अभी क्या था, ये थोड़ा सा डाउटफुल है, ठीक है, क्योंकि अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था 34.9, ठीक है, लेकिन 39.4 है। ये कितना हो गया है, 39.4 है, जो कि एक ये इसको आप कह सकते हैं कि ये एक निगेटिव साइन है भारतीय इकोनॉमी के लिए, क्योंकि ये घटना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि यहां पे क्या होता है, अभी बताया आपकी, यहाँ पे जो बार बार जहां पे जिस चीज में बार बार हम खर्च करते हैं उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये है इफेक्टिव एक्सपेंडिचर, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है, ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस ग्रांट इन एड, ग्रांट इन एड, इसको बोलते हैं इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको बताया, और उसमें ग्रांट समय समय पे क्या करती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ग्रांट लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कहीं से ग्रांट मिलता है, मतलब अनुदान मिलता है। किस लिए, जहां से एसेट क्रिएशन हो सके, ठीक है, जहां से कोई नया चीज, कोई संपत्ति का क्रिएशन हो सके, मतलब उससे सरकार को अर्निंग हो, तो उसी को बोलते हैं ग्रांट इन एड। कैपिटल एक्सपेंडिचर को ग्रांट इन एड में जोड़ देते हैं तो बोलते हैं क्या, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये हो गया आपका सारा टर्म बता दिया मैंने आपको। तो आई होप अब आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब आपको दिक्कत कैपिटल, ये सब टर्म में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये अब देख लेते हैं कहां कहां पे सरकार कहां कहां कितना कितना खर्च करेगी, ठीक है। तो कितना है, डिफेंस पे कितना, सबसे ज्यादा कहां खर्च करेगी, डिफेंस पे 4,91,732 करोड़, ये सब करोड़ में है, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट पे, उसके बाद होम अफेयर्स पे, उसके बाद एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर पे, उसके बाद एजुकेशन पे, उसके बाद हेल्थ पे, उसके बाद अर्बन डेवलपमेंट पे, फिर आईटी, टेलीकॉम,
एनर्जी, कॉमर्स इंडस्ट्री, सोशल वेलफेयर एंड उसके बाद है साइंटिफिक डिपार्टमेंट। लेकिन सबसे ज्यादा कहां खर्च कर रही है, ध्यान रखेंगे सर, सबसे ज्यादा खर्च कर रही है डिफेंस पे, ठीक है। और बहुत अच्छी बात है, अगर देश है तो सब कुछ है, देश नहीं है तो कुछ नहीं है। और देश का काम कैसे चलता है, डिफेंस से चलता है, ठीक है। तो ये रहा था, चलिए, तो ये था आपका पूरा बजट, मैंने आपको बता दिया और सारा टूल भी आपको बता दिया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, सारा मैं बता दिया। आई होप अच्छे तरीके आप समझ गए होंगे। अगर आप बुक पढ़ोगे तो एग्जाम्पल, इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी में क्या होता है, अगर आप लाइव एग्जाम्पल लेकर के नहीं पढ़ोगे आप इकोनॉमी समझ में नहीं पाओगे, ठीक है। तो लाइव एग्जाम्पल लेकर के आपको एग्जाम्पल के साथ में बताया ना, आपको एग्जाम्पल के साथ में बताया कैपिटल साथ चारों टूल के बारे में, ठीक है। तो आई होप आप अच्छी तरीके से इस सब चीजों को समझ गए होंगे और इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, उसको समझ पढ़िएगा कि क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको इसको याद रखना है, कॉपी में नोट करना है। मैं बार बार वीडियो में बोलता हूं, कॉपी में नोट करना है, उसको रिवीजन करना है, ठीक है, समय समय पे, ठीक है। ऐसा आपको लग रहा होगा कि हम एक बार दो बार पढ़ लेंगे हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं है। डेटा है इसमें, बहुत सारे डेटा भी हैं, जो डेटा आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और बहुत सारे स्कीम भी हैं, उसको भी याद रखना है, ठीक है। यहां से कम आपको मैंने 10 स्कीम के बारे में बताया होगा, ठीक है। ये सारे स्कीम आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम है जो है हर एग्जाम के लिए एक नया इंपॉर्टेंट, बहुत ही हॉट टॉपिक बन चुका है, ठीक है। तो ये सब चीजों को आप ध्यान रखेंगे और इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।